ईश्वरन कहानीकार। मुख्य पात्र महेंद्र एक निर्माण कंपनी में अफसर जगहजगर ट्रांसफर होता है जो खुद कहानी गणेश को सुना रहा है। ईश्वरन उसका सेवक, खाना बनाता है, काम करता है और मजेदार कहानियां सुनाता है। भूतनी ईश्वरन की एक डरावनी कहानी का पात्र। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम महेंद्र है। वह एक नौकरीपेशा आदमी है जो एक सरकारी ठेकेदार कंपनी में सुपरवाइजर है। कंपनी का काम विभिन्न जगहों पर चलता रहता है, जंगल, पहाड़, दूरदराज इलाकों में, और महेंद्र को भी उसी हिसाब से अपनी जगह बदलनी पड़ती है। हर जगह महेंद्र के साथ एक खास व्यक्ति रहता है, ईश्वरन। ईश्वरन उसका नौकर, रसोइया, सफाईकर्मी और सबसे खास बात, कहानीकार है। ईश्वरन बहुत ईमानदार, मेहनती और अपने काम में निपुण था। महेंद्र को कभी किसी काम की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। खाना समय पर तैयार रहता, घर साफ होता और जब भी समय मिलता ईश्वरन कोई अद्भुत कहानी सुना देता। ईश्वरन की खासियत यह थी कि वह किसी भी घटना को नाटकीय ढंग से सुनाता था, जैसे वह कोई फिल्म हो। उसके हावभाव, आवाज और आंखों की चमक से कहानी सुनते हुए ऐसा लगता जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। जैसे मुख्य मार्ग पर उखड़ा हुआ पेड़ मिला। अब इस कहानी को ईश्वरन कुछ इस प्रकार सुनाता। सड़क उजड़ी थी और मैं अकेला था। अचानक मैंने कुछ देखा जो कि एक विशालकाय पशु सड़क पर पसरा था। मैं आधे मन से मुड़ने और वापस जाने को प्रवृत्त था, लेकिन मैं निकट आया और देखा कि यह अपने सूखी फैली शाखाओं वाला गिरा हुआ पेड़ था। महेंद्र बिना आलोचना किए ईश्वरन की कहानियों को सुनता रहता था। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि उसके नगर में एक बार एक पागल हाथी आ गया था। उसने दुकानों को तोड़ दिया, लोगों को घायल किया और सबको डरा दिया। लेकिन जब वह स्कूल में घुसा और वह अफरा तफरी मचा दिया, सभी अध्यापक छत पर चढ़ गए। मैं भी छत पर चढ़कर यह सब देख रहा था तो मैं सीढ़ी से उतरकर एक डंडा लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। सबको लगा कि अब ईश्वरन एक मारा जाएगा, और मैं उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा और उसके पैर के तीसरे नाखून पर जोर से वार किया। तब वह सर से लेकर पांव तक कांपा ढह गया। तभी इस दौरान ईश्वरन खाना लेने चला जाता है और जब आता है तब महेंद्र उसको याद दिलाता है कि आगे क्या हुआ। तभी ईश्वरन बताता है कि बाद में डॉक्टर को बुलाया गया और हाथी को डॉक्टर ने वापस ठीक कर दिया और उसे महावत लेकर चला गया। और सर, यह एक जापानी कला है जिसे कराटे या जित्सु कहा जाता है। फिर अगले दिन जब महेंद्र भोजन कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, कुछ खास भोजन बना लूं, क्योंकि आज शुभ दिन है। फिर इस दौरान विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करता है और उसे रात को महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन किया। ईश्वरन बहुत संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु अचानक ही उसने भूत प्रेतों की कहानी शुरू कर दी। तभी महेंद्र ने गुस्से में कहा, ईश्वरन, तुम पागल हो। भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, शायद तुम्हारा दिमाग खराब है। कहानी सुनने के बाद कुछ दिन तो महेंद्र ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूर्णिमा की रात जब वह सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई घर के पास खड़ा होकर रो रहा है। उसने खिड़की से देखा कि सच में एक औरत है, हाथ में भ्रूण लेकर खड़ी है। महेंद्र को बहुत डर लगा और सो गया। सुबह तक वह परेशान रहा। अब उसे ईश्वरन की कहानी सच लगने लगी। कुछ दिन बाद महेंद्र ने फैसला किया कि अब वह यह जगह छोड़ देगा। उसने ट्रांसफर की अर्जी दी और वहां से चला गया। शिक्षा बटा संदेश। कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों की ताकत कितनी ज्यादा होती है। एक अच्छा कहानीकार न सिर्फ कहानी सुनाता है, बल्कि सामने वाले के मन में उसका असर भी छोड़ देता है। साथ ही यह कहानी मनोरंजन, कल्पना और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का सुंदर मिश्रण है। वार्ड नंबर 13 का रहस्य। सिविल हॉस्पिटल, लखनऊ, एक पुराना लेकिन नामी हॉस्पिटल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन गुड्डू भाई आ धमकते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन पेट में गैस का बहाना बनाकर वो हर महीने एडमिट हो जाते हैं, सिर्फ फ्री खाने और ऐसी वार्ड के लिए। इस बार उन्हें गलती से वार्ड नंबर 13 में एडमिट कर दिया जाता है, जो सालों से बंद था। वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, कभी लाइट बंद, कभी छत से आवाजें, कभी अचानक ठंडक, और गुड्डू भाई डर जाते हैं। गुड्डू भाई आधी रात को भूत भूत चिल्लाते हुए पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मचा देते हैं। डब्बू चायवाला कहता है,
इस वार्ड में तो डॉक्टर खुद डर के मारे चाय नहीं मंगाते। नर्स चमेली दिन में भी मंत्र जाप करते हुए चलती हैं, हर पेशेंट को ताबीज बांट देती हैं। डॉक्टर परीक्षित इस वार्ड की सच्चाई जानने की ठान लेते हैं। वो रात में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, लेकिन कैमरे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। एक रात वो खुद वहीं सोते हैं और देखते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी उस कमरे में आता है, फाइलें पलटता है और रोता है। सुबह सबको पता चलता है कि वो आदमी असल में हॉस्पिटल के पुराने मालिक थे, जिनकी मौत यहीं 10 साल पहले हुई थी। उनका बेटा अब हॉस्पिटल को बेचने की तैयारी में है। डॉक्टर परीक्षित की कोशिशों से ये बात सामने आती है कि बूढ़ा आत्मा नहीं, भूत नहीं, बल्कि एक असली बुजुर्ग मरीज था जिसे सबने भूत समझा। वह अपने पुराने दिन खोजने आया था। गुड्डू भाई और सब स्टाफ को गिल्ट होता है। गुड्डू भाई की चोरी पकड़ी जाती है और उन्हें साफ सफाई के काम पर लगा दिया जाता है। वार्ड 13 फिर से खोल दिया जाता है। अब ये बना बच्चों के लिए एक नया आईसीयू वार्ड। बुजुर्ग को सम्मान के साथ हॉस्पिटल की स्मृति दीवार पर जगह मिलती है। गुड्डू भाई मरीजों को बोलते हैं, अब मैं डॉक्टर गुड्डू हूँ, इंजेक्शन भी मारूंगा और दवा भी खाऊंगा। सब ठहाके लगाते हैं और कहानी यही हंसी और सस्पेंस के साथ समाप्त होती है।